एक साल में 12 महीने, 12 महीनों में 52 हफ्ते और 52 हफ्तों में 365 दिन। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री को मूवी रिलीज करने के लिए ये भी कम पड़ रहा है। लड़ाई जितना आप सोच रहे हो उससे कई ज्यादा टक्कर की होगी। कभी रामाधीर सिंह ने कहा था, में जब तक सनीमा है लोग बनते रहेंगे। बस रामाधीर चीचा की इसी ज्ञान के बाद से पब्लिक काफी जागरूक, बोले तो अवेयर हो गई और ओटीटी नाम के गुफा से निकला कंटेंटा सुर ने ऐसा आतंक मचाया कि फेकता कपूर की डेली सीरियल से लेकर निप्पो बैटरीज की फिल्में, इवन बड़े सुपरस्टार्स की घटिया फिल्मों के पोस्टर से पब्लिक बच्चों के पिछवाड़े पूछने का काम करने लगी और लोग मूवीज एंजॉय करने के बजाय कुछ लोग थिएटर में चुम्मा चाटी करने तो कुछ लोग चिल्ड एसी में 2-2.5 घंटे की मस्त नींद लेने जाने लगे। नहीं, मैं भाईजान की फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भैया आपको भी लग रहा होगा कि ये लैडर फैक्ट्स क्या लंठाई कर रहा है, टॉपिक कुछ और बातें कुछ और कर रहा है। तो भैया ये क्लिकबेट वीडियो नहीं है, बल्कि अपनी इंडियन सिनेमा की हालत जो मैंने आपको बताई उसी की वजह से लोग थिएटर्स या तो किसी फेस्टिवल ओकेजन या फिर बोरियत मिटाने जा रहे हैं और ऐसे में हो रहा है फिल्मों का महासंग्राम। अब वैसे तो अपने 15 अगस्त को ही 6-7 फिल्मों की मुर्गा लड़ाई देखने को मिलने वाली है, लेकिन आज हम जिस महासंग्राम की बात करने वाले हैं उसमें एक नहीं बल्कि 5 फिल्में टकराने वाली हैं और इस रेसलमानिया का आयोजन 10 अप्रैल 2025 को होने जा रहा है। इसमें प्रभास, यस, फ्लॉप्स की चक्की चलाने वाले अक्की और भी 2 बड़ी फिल्में शामिल है। खाओ माँ कसम। अब क्लास में मास्टर साहब के ना होने पर कुछ बच्चे जिस तरह इंग्लिश वाली मैडम और पीटी वाले सर जी की प्रेम प्रसंग की अफवाह फैलाते हैं, ठीक उसी तरह यूट्यूबर्स बजाते हैं कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं कि यस की टॉक्सिक तो 10 अप्रैल को नहीं आने वाली। तो भाई इस वीडियो में हम कौन सी है वो 5 फिल्में और इस क्लास से क्या इम्पैक्ट होगा सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। और ये क्लास इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें प्रभास है, लेकिन 10 अप्रैल की डेट पर सबसे पहले रुमाल रखने वाले अपने मॉन्स्टर यस, जिन्होंने 2018 के क्लास में SRK जैसे सुपरस्टार को तो 2022 में थलपति की बीस्ट को भी धूल चटा दी थी। लेकिन क्या सच में यस ने इस क्लास से अपने हाथ पीछे खींच लिए और फिल्मों के क्लास से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है, जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। सो इस महा क्लास के ऊपर डालते हैं थोड़ा सा फ्लैश और जानते हैं कौन कमा पाएगा सबसे ज्यादा कैश और किसकी फिल्म को पब्लिक मिला देगी इन एस। क्लास नाम के बीच से जन्म लेती है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा या फिर मुकाबला और ये हमें स्कूल, कॉलेज, दफ्तर से लेकर हॉस्पिटल, कोर्ट्स, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट जॉब्स, यहाँ तक कि चोरी और मर्डर करने से लेकर जिंदगी के हर मुकाम पर क्लास और कंपटीशन का वर्चस्व देखने को मिलता है। और जब बात आती है मुकाबले की तो अक्सर लोग साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं और इंडियन सिनेमा में तो लोग कोर्ट जाने से लेकर ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स को दावत पर बुलाने तक मतलब सब कुछ करते हुए नजर आते हैं। तो भैया इस वीडियो को भी हमने 2 पार्ट में सेग्रीगेट किया है, जिसमें क्लास के पीछे का काला सच, इंडिया के अब तक के सबसे बड़े क्लासेस, उसके इम्पैक्ट को डिटेल में जानेंगे और 2025 का क्लास क्यों इतना खास है और कौन सी है वो सारी फिल्में, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सो डार्क रियलिटी ऑफ क्लासेस, इट्स इम्पैक्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सिनेमा इंडस्ट्री में क्लास होना एक बहुत ही आम बात है क्योंकि साल में 365 दिनों में गिने चुने 20-25 ही ऐसे अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे कोई ओकेजन या फिर लॉन्ग वीकेंड जब पब्लिक समय निकालकर थिएटर जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं OTT भी है। जैसे स्क्रीन काउंट रिड्यूस होते हैं, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर्स का रेवेन्यू कद्दू की तरह कट के सब में बढ़ जाता है। हाँ, ऑडियंस को इससे बहुत फायदा होता है क्योंकि उनके पास क्वालिटी कंटेंट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इंडिया के बिगेस्ट क्लासेस के डेटा पर अगर ध्यान दिया जाए तो अब तक का सबसे बड़ा और पंगे वाला क्लास होता है 2012 में, जब एक तरफ अजय देवगन की सनम सरदार होती है तो दूसरी तरफ SRK की जब तक है जान। जब तक है जान के मेकर्स यानी YRF पर अजय देवगन डर्टी पॉलिटिक्स खेलने और 3000 स्क्रीन को कैप्चर करने के एलिगेशंस भी लगाते हैं और अजय देवगन ये भी कहते हैं कि जानबूझकर उनकी फिल्म सनम सरदार को थिएटर्स में नहीं लगने दिया जा रहा है। होता कुछ ऐसा है कि 2012 में YRF की 2 बड़ी फिल्में आती है, जिसमें ईद पर स्पाई यूनिवर्स की नींव रखने वाली फिल्म आती है एक था टाइगर, तो दिवाली के मौके पर यानी 13 नवंबर 2012 को आती है जब तक है जान। YRF वाले दरअसल थिएटर ओनर्स के सामने शर्त रख देते हैं कि भैया अगर तोहका हमार एक था टाइगर जिंदा है ईद पर चाहिए तो दिवाली में हमार जब तक है जान लावे का पड़ी। अब ईद पर चांद निकले ना निकले, लेकिन सलमान की फिल्म का निकलना कितना जरूरी होता था ये आप सब जानते हैं। तो थिएटर ओनर्स को मजबूर होकर YRF की इस चक्रव्यूह में फंस के रह जाना पड़ता है। बस इसी स्ट्रेटजी की वजह से दिवाली पर अजय देवगन की सनम सरदार को ठीक ठाक सीट्स नहीं मिल पाती। फिल्म के प्रोड्यूसर भी खुद अजय देवगन ही होते हैं, तो बस वो यश राज फिल्म के अगेंस्ट मैल प्रैक्टिसेस का केस ठोक देते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो वही YRF के स्पोक्स पर्सन के साइड से स्टेटमेंट आती है कि भैया इंडिया में 10,500 सिंगल स्क्रीन हैं, हमने तो सिर्फ 3,000 स्क्रीन एक्वायर की। लेकिन बात ऐसी होती है कि जो 3,000 स्क्रीन होती है ना वो सारी की सारी हिंदी स्क्रीन होती है। पुष्पा 2 खिसकने की वजह से स्त्री 2, वेदा, खेल खेल में, थंगलन, डबल आई स्मार्ट, इन जैसी कई सारी फिल्में इस डेट पर लपक पड़ी। वेल इस क्लैश और नुकसान सिर्फ प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का नहीं हुआ, बल्कि इसे थिएटर्स ओनर्स भी कंफ्यूज हो गए कि किसे चलाऊं और किसे छोड़ूं। और वैसे भी आज ये थिएटर्स मल्टीप्लेक्स सिनेमा से ज्यादा F&B यानी फूड एंड
बेवरेजेस को मार्केट से 1.5 गुना ज्यादा प्राइस पर बेचकर प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि सिटी लाइट, छलांग, अलीगढ़ जैसी फिल्में देने वाले हंसल मेहता का कहना है। पिछले एक डिकेड का दूसरा सबसे बड़ा क्लैश हमें 2015 में देखने को मिला, जब एक तरफ शाहरुख के दिलवाले आई तो दूसरी तरफ पति पत्नी और वो वाली बाजीराव मस्तानी। इस क्लैश से शाहरुख थोड़े नाराज दिखे, लेकिन फिर भी उन्होंने दीपिका को अपने बेस्ट विशेष दिए। एसआरके एंड काजोल की ऑन स्क्रीन जोड़ी, वरुण कृति जैसे नए एक्टर एक्ट्रेसेस और रोहित शेट्टी जैसे फैमिली एंटरटेनर डायरेक्टर के बावजूद दिलवाले ने जहां सिर्फ 376 करोड़ का कलेक्शन किया, तो वही इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी बाजीराव मस्तानी ने 356 करोड़ का। दिलवाले जैसे फैमिली एंटरटेनर और कमर्शियल सिनेमा को देखते हुए मल्टीप्लेक्स वालों ने भी इस फिल्म को अपने यहाँ जगह दी, तो वही सिंगल स्क्रीन पर सबसे ज्यादा बाजीराव मस्तानी का कब्जा रहा और इसलिए बाजीराव मस्तानी को 5000 सिंगल स्क्रीन और मिराज जैसे कुछ लोकल मल्टीप्लेक्स मिले, तो दिलवाले को 3100 बिग मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। इस क्लैश के बाद ही एसआरके की फिल्म फिर से एक बहुत बड़े स्टार की फिल्म से टकराई और 2017 में एक तरफ रईस तो दूसरी तरफ काबिल आई। 40-60 के रेशियो में ये दोनों ही फिल्में इंटायर इंडिया के स्क्रीन पर रिलीज हुई। काबिल को 40% थिएटर्स मिले तो रईस को 60%। लेकिन हुआ वही, रईस जैसी मासिक फिल्म के सामने काबिल जैसी कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा ने नील डाउन कर दिया। रईस ने जहाँ 20 करोड़ से ओपनिंग ली, तो वही काबिल ने 10.43 करोड़ से खाता खोला। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। रईस का ऑल टाइम कलेक्शन 303 करोड़ रहा, तो वही काबिल का 208 करोड़ और दोनों ही फिल्में सक्सेसफुल रही। लेकिन इन दोनों फिल्मों के क्लैश को लेकर गंदी कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब डीएनए आफ्टर आवर्स की एक पोस्ट में बताया गया कि रईस मेकर्स ने जानबूझकर काबिल के घोड़े लगा दिए और उन पर डर्टी पॉलिटिक्स खेलने के आरोप भी लगाए। और ऋतिक ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि हर्ट यस बट कीपिंग द ग्रेस एंड फेथ। इसके बाद ही ऋतिक और एसआरके के फैंस निकल पड़े मैदान में नंगी तलवार लेकर और खूब फैन वॉर हुआ। लेकिन फिर भी ऋतिक ने वो पोस्ट डिलीट नहीं किया और आज भी उनके ट्विटर अकाउंट पर वो पोस्ट प्रेजेंट है। उसके बाद फिर से 2018 में एक और बहुत बड़ा क्लैश हमें तब देखने को मिला जब एक तरफ एसआरके की जीरो आई तो दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही नए डायरेक्टर और एक्टर की केजीएफ। हिंदी में केजीएफ मेकर्स कोई नहीं, ऑडियंस को भी इस फिल्म से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन देखा तो कटोरा, झांका तो कुआं, पिद्दी जैसा चूहा, दुम पकड़ा तो निकला काला नाग। भाग भाग डी के बोस का ये गाना एसआरके की जीरो के लिए बिल्कुल ही ठीक बैठा। फिल्म रिलीज से पहले भी इससे जब इस क्लैश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जीरो कैनॉट एक्वायर द होल कंट्री। I strongly believe there is much more space for not only one film can acquire the whole of country. There will be space for 2 or 3 films. Especially for us, we had to look for 5 languages. We had to have a date which is suitable for 5 languages. It is not an intentional thing, but when we have to release with 5 versions, so you have to have a specific date which is good for all the distributors. So 21st seems to be good with all those things, and of course we will have a big competition in Hindi, but it's okay. I feel when the movie is good, it will have its own strength, and people will be watching both the movies. If both the films are good, they'll watch both the films. That's what I've learned with my little experience. इसके अलावा यश ने ये भी कहा कि बॉलीवुड फिल्में शुरू से ही कलेक्शन को इंपॉर्टेंस देती है, तो वही साउथ सिनेमा अपना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। भैया जी आप तो। और पहली बार एसआरके जैसे ग्लोबल सुपरस्टार को इतनी बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा और अनलाइक सलमान खान के लॉयल फैंस, एसआरके के फैंस ने भी उनका साथ छोड़ दिया। I had very high expectation, but it was no Salman in the movie. Why did they talk about Salman? Salman was good for a minute. SRK's worst movie. 2018 में KGF 1 से क्लैश करने के बाद 2022 में थलपति जैसे इतने बड़े सुपरस्टार ने भी KGF 2 से अपनी फिल्म भिड़ाई बीस्ट, लेकिन ये फिल्म भी KGF 2 के सामने नहीं टिक पाई। और अपनी 2023 में तो 3 क्लैश हुए, जिसमें 2 बार कंटेंट ड्रिवन सिनेमा ने कमर्शियल और मास ऑडियंस को कनेक्ट करने वाली सिनेमा के सामने भी अच्छा कलेक्शन किया। जिसमें पहले गदर 2 वर्सेस OMG 2 आई, जिसमें गदर 2 ने जहां 691 करोड़ का कलेक्शन किया, तो वहीं OMG 2 जैसी फिल्म ने भी 221 करोड़ का। और एनिमल जैसी फिल्म से टकरा कर भी सैम बहादुर ने 128.17 करोड़ कमा ही लिए। और 2023 के आखिरी क्लैश में एक तरफ फिर से प्रशांत नील की सालार आई, तो दूसरी तरफ एसआरके की डंकी। लेकिन इससे पहले ही एसआरके ने ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने यहाँ डिनर पे बुला लिया। इसी वजह से सालार वालों का शक बिल्कुल यकीन में बदल गया और सालार वालों ने नॉर्थ स्टेट की सिंगल स्क्रीन पर एलिगेशन लगाए कि उन्होंने वादा करने के बाद भी सालार की जगह डंकी को प्रेफरेंस दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। इवन सालार मेकर्स ने तो इंडिया के कुछ स्टेट्स में पीवीआर, आइनॉक्स और मिराज सिनेमा को फिल्म की कॉपी देने से भी
इनकार कर दिया और ये भी कहा कि वी वांट गेम टू बी फेयर। अल्टीमेटली दोनों ही सिनेमा ने ठीक ठाक बिजनेस किया। जहां सालार ने 700 करोड़ छापे तो वही डंकी ने भी 458 करोड़ कमा लिए और आखिरकार नुकसान हुआ तो थिएटर ओनर्स का। तो अभी आपको क्लैश से होने वाली कलेश का पूरा आइडिया लग चुका होगा। तो अब आपको इंडियन सिनेमा की 2025 की सबसे बड़ी क्लैश के बारे में बताते हैं कि क्यों ये सबसे बड़ी क्लैश होने वाली है। द बिगेस्ट क्लैश ऑफ इंडियन सिनेमा 10 अप्रैल 2015। इस डेट पर अगर आप नजर डालोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि क्यों इस डेट को लेकर इतनी छीना झपटी मची हुई है। दरअसल 10 अप्रैल की डेट है ही वैसी। थर्सडे वाले इस डेट पर पहली है महावीर जयंती की छुट्टी, उसके बाद सैटरडे संडे वाला वीकेंड और मंडे को अंबेडकर जयंती। ये गड़बड़ है बाबा। मैं आपको बता दूं कि इस डेट पर सबसे पहले यस की टॉक्सिक अनाउंस हुई थी। केजीएफ के 2 साल बाद आने वाली ये फिल्म 2024 में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन प्रोडक्शन डिलेज और शूटिंग शेड्यूल्स की वजह से फिल्म की डेट 10 अप्रैल 2015 चूज की गई। टॉक्सिक दरअसल 1950 से लेकर 1960 के बीच की ड्रग माफिया की स्टोरी पर बेस्ड होगी और ये एक प्योर एक्शन पैक्ड फिल्म होगी। फिल्म में नयनतारा के अलावा बॉलीवुड से कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, श्रुति हसन और हुमा कुरैशी भी होंगी। इस फिल्म को गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही है, जिन्होंने एज एन एक्ट्रेस अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और आज वो एक डायरेक्टर है। फिल्म को लेकर कुछ यूट्यूबर्स मेकर के अनाउंस करने से पहले ही छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि अरे भैया यस की टॉक्सिक तो पोस्टपोन हो गई। तो फिर मैंने भी यस की एक्स अकाउंट से लेकर मेकर्स के ऑफिशियल अकाउंट सब कुछ छान डाला, लेकिन कहीं भी कोई अपडेट नहीं मिली। इसकी माँ का भोला चेहरा। हाँ, ये स्पेकुलेशन जरूर है कि यस की टॉक्सिक एक हाई वीएफएक्स फिल्म होने वाली है, जिसकी वीएफएक्स की जिम्मेदारी टिपेट स्टूडियोज को मिली है, जिन्होंने इससे पहले स्टार वॉर्स और जुरासिक पार्क में भी काम किया है। और इस तरह के हाई एंड वीएफएक्स और विजुअल के लिए काफी टाइम, पैसे और मेहनत भी लगती है। आप कल की 2898 का ही एग्जांपल ले लो। इस फिल्म की लीड वीएफएक्स कंपनी द एम्बेसी ने तो पूरा गांव ही उठा के ले आई थी। मतलब 1200 लोगों की टीम आई थी इस फिल्म के विजुअल के लिए। ऐसे में चांसेस आर हाई कि यस की फिल्म पोस्टपोन हो सकती है। वैसे मेरे जैसे यस और प्रभास दोनों के फैंस उन दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बल्कि साथ में देखना चाहेंगे। लेकिन अब ये तो काली सफेद फिल्म बनाने वाले प्रशांत नील पर डिपेंड करता है कि वो इन दोनों को सालार 2 में साथ में लाएंगे या फिर केजीएफ 3 में। लेकिन भाई जब भी ऐसा होगा तो इंडियन सिनेमा उस दिन एक नया इतिहास रचेगी। 10 अप्रैल की डेट पर दूसरी जिस फिल्म के अनाउंसमेंट और ग्लिम्स के बाद क्लैश वाली न्यूज वाइल्ड फायर की तरह फैली थी, वो है अपने बॉक्स ऑफिस के राजा प्रभास की राजा साहेब। ग्लिम्सेस में भी अपने राजा साहब अपनी ही नजर उतारते हुए दिख रहे हैं। इस पूरी ग्लिम्स से पर्सनली मुझे कुछ अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठपुरमुलु की महक आ रही थी, लेकिन तभी मेकर्स ने कंफर्म कर दिया कि ये एक हॉरर, रोमांटिक और कॉमेडी की मिश्रण वाली फिल्म होगी। राजा साहब को कुछ लोग प्रभास की अगली मिस्टेक भी बतला रहे हैं, लेकिन प्रभास इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। एंड यू वोंट बिलीव कि प्रभास की इस फिल्म के बजट सिर्फ 100 करोड़ है। मैं नहीं मानता। हाँ, क्योंकि प्रभास अपनी मोटी फीस का वजन इस बार फिल्म मेकर्स पर नहीं डाल रहे हैं, बल्कि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग की बात पर फिल्म की है। देखो, दरअसल प्रॉफिट शेयरिंग इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव फॉर अ स्टार, लेकिन अधिपुरुष जैसी फिल्मों को देखते हुए उन्होंने मेकर्स को थोड़ी रियायत दी है। इस फिल्म को मारुति डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें प्रभास के अलावा निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, मालविका मोहनन जैसी तीन अति सुंदर कन्याओं के अलावा योगी बाबू और संजय दत्त के भी होने की न्यूज है। जो भी वो प्रभास की फिल्म है तो 100 करोड़ की बजट तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की इंटरवल से पहले ही पूरा कर लेगी। लेकिन हाँ, आगे फिल्म चलेगी या नहीं ये तो फिल्म के डायरेक्टर मारुति, इसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी पर डिपेंड करेगी। वेल, तीसरे नंबर पर जो फिल्म इस क्लास में भिड़ने जा रही है उसके स्टार की फिल्मी करियर वाली गाड़ी का इंजन तो पहले ही बैठ चुका है, और अगर उससे कोई फ्लॉप्स के सवाल पूछ ले रहा है तो वो भड़क जा रहे हैं। वेल, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं, हम अक्षय कुमार की ही बात कर रहे हैं। कुछ सालों से आपकी फिल्में बहुत अच्छा सर लोग पसंद कर रही है, कहानी भी अच्छी होती है, लेकिन चल नहीं रही सर। आगे बढ़ते हैं उस पे। हाँ, मैं आपको बताऊं, 4 पिक्चरें 5 पिक्चरें नहीं चली। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जैसे कि सॉरी यार, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अबे मरा नहीं हूं मैं। हाँ, हमें पता है कि आप मरे नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर्स की तो मार ले रहे हैं ना। अरे यार, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। मैंने प्रोड्यूसरों के बच्चे खा जाने। अपने असली और नकली जॉली अरशद सर और अक्षय सर फिर से ला रहे हैं जॉली LLB 3। मुझे पता है कि मेरे ओपिनियन से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये फिल्म क्लैश के बाद भी हिट साबित होने का बूता रखती है। वैसे भी पिछली बार कई लोग थोड़े उदास थे कि जॉली के कैरेक्टर अरशद वारसी की बजाय अक्षय कुमार को क्यों मिला, तो भैया वो बात भी इस बार फुलफिल हो जाने वाली है। और वैसे भी कोर्ट रूम ड्रामा वाली OMG 2 भी गदर 2 से टकराकर सक्सेसफुल हो ही गई थी, क्योंकि फिल्म का भार अक्षय के अलावा पंकज त्रिपाठी पर भी था। सिमिलरली इस बार पंकज त्रिपाठी की तरह इस बार भी फिल्म का बजट मंजे हुए एक्टर अरशद वारसी के कंधों पर भी होगा। इसके अलावा फिल्म में सौरभ शुक्ला ही जज होंगे। जगदीश त्यागी उर्फ जॉली BA LLB डुप्लीकेट से सावधान। जगदीश्वर मिश्रा BA LLB ओरिजिनल जॉली, लखनऊ वाले।
पहले पार्ट को सिर्फ 10 करोड़ का बजट बनाया गया था और इसमें 5 टाइम्स का कलेक्शन यानी 48 करोड़ कमाए थे। तो ये अक्षय वाली दूसरे पार्ट को 85 करोड़ में बनाया गया था और इसने भी 201 करोड़ छापे थे। जॉली LLB 3 भले ही साउथ में कुछ खास कमाल ना कर पाए, लेकिन साउथ फिल्मों का बिजनेस नॉर्थ में जरूर काटेगी और खासकर छोटे शहर कस्बों गाँव में तो सिंगल स्क्रीन पर जॉली LLB 3 का ही दबदबा होगा। इन 3 फिल्मों में क्लैश के अलावा 2 और फिल्में जो इस महासंग्राम में कूद सकती हैं, उसमें पहली है इसी साल कम बजट में भी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाली तेजा सज्जा की मिराई। मिराई दरअसल सम्राट अशोक की स्टोरी से इंस्पायर्ड एक फिल्म होने वाली है जिसमें तेजा सज्जा फिर से एक प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो के कैरेक्टर में दिखाई देंगे और उनके अगेंस्ट होंगे मनोज मुंचू एज ए एंटागनिस्ट यानी विलन के कैरेक्टर में। और मनोज मुंचू को ही इस फिल्म में ब्लैक सॉर्ड भी बुलाया जा रहा है जिसका मकसद होगा 9 सेक्रेड स्क्रिप्चर्स को एक्वायर करना, क्योंकि ऐसा करने से वो एक डेमी गॉड यानी भगवान बन पाएगा। फिल्म का प्लॉट अभी तक काफी सही लग रहा है और इस फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाना है। पहले पार्ट की रिलीज डेट अभी तक 18 अप्रैल 2025 ही बताई जा रही है, लेकिन अब तेलुगु यानी सेम इंडस्ट्री से ही राजा साहब जैसी फिल्म अनाउंस होने के बाद मेकर्स इस फिल्म को पोस्टपोन करेंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। वेल 5th नंबर पर जो फिल्म होगी वो इस क्लास में टॉक्सिक के बाद दूसरी सबसे एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक होने वाली है और वो है 16 करोड़ लगा के 28 टाइम्स का रिटर्न यानी 450 करोड़ बनाने वाली कांतारा की अगली प्रोजेक्ट कांतारा 2। लेकिन कांतारा 2 सीक्वल ना होकर दरअसल प्रीक्वल होगी, मतलब ये फिल्म हमें पहले की कहानी दिखाएगी। यानी हो सकता है कि हमें दैव या फिर उस सुअर की कहानी को बताया जाए। फिल्म के टीजर लुक में ऋषभ शेट्टी का वो लुक ही ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए काफी है, मतलब आंखों में ज्वाला, चेहरे से रक्त टपक रहा है, क्या लुक था भाई। और जब फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आएगी तब क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। और इस बार कांतारा 2 को पिछली बार से 8 टाइम्स ज्यादा के बजट यानी 125 करोड़ के बजट पे बनाया जा रहा है। पहले फिल्म को 2024 के एंड में ही रिलीज करने का प्लान था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के भारी भरकम काम को देखते हुए इसे अब अप्रैल के मिड में रिलीज करने का प्लान है। अगर ऐसा होगा तो इस फिल्म से बाकी सारी फिल्मों के कलेक्शन पर फर्क पड़ सकता है। वैसे भी आजकल स्क्रिप्चर बेस्ड कंटेंट इंडियन सिनेमा के कालीन भैया बन के बैठे हैं। तो भाई ये थी फिल्मों के क्लासेस के ऊपर एक डिटेल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोके जिससे वीडियो की रीच और भी लोगों तक पहुंचे। और हाँ, आप इनमें से कौन सी फिल्म का इंतजार कर रहे हो हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हो तो वो भी हमें बताना है। जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे वो वीडियो जरूर आएगी। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।